हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि सबको पता ही होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। तो चेंज करने के बाद कैसा पैटर्न आया है ये हम आपको बताते हैं। आपका पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि उसमें 2 ग्रुप दिए रहेंगे, मतलब 2 सेक्शन दिए रहेंगे। सेक्शन ए में जो रहेगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 2 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना रहेगा। और ग्रुप बी में आपको टोटल दिए जाएंगे 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन में आपको करना रहेगा ओनली 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन करना रहेगा। और ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये 20-20 नंबर का तीनों क्वेश्चन रहेगा, 20-20 नंबर का। और ये जो एक क्वेश्चन है ये सिर्फ 15 नंबर का होगा। तो आपका ओवरऑल जो पेपर होगा ना वो 75 मार्क्स का होगा। देखिए ये कितना होगा, 60 मार्क्स और ये प्लस 15 मार्क्स कितना होगा, 75 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर विथ लेवल डायग्राम। तो भाई वायरस के बारे में कौन नहीं जानता है, मतलब वायरस आप लोग 12th से ही पढ़ते आ रहे हो। तो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, वायरस कैसे होते हैं। अब देखो आंसर कैसे लिखना है आपको पेपर में। आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, इसका मतलब कम से कम आप लोग 15-20 लाइन। लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, लॉन्ग आंसर में ये आएगा। तो इसको हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पहले लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग पहले डाल दोगे कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम बता रहे हो वैसे आप लोग लिखोगे ना, तो आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ऐसा नहीं कि रामकथा पूरा छापते जाना है। तो पहले ये हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वायरस के बारे में लिखो, वायरस क्या होते हैं। ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर मतलब अब देखो यहाँ पे एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक तो मल्टी सेलुलर। और ये अब ए सेलुलर ये कौन से होते हैं, वायरस होते हैं। ए सेलुलर मतलब ये होता है कि ये सेल से बने ही नहीं होता, मतलब ये सेल्स ही नहीं होते हैं। जैसा कि अगर मान लो वायरस है ना, तो वो बॉडी के बाहर वो लिविंग नहीं रहेगा। बॉडी के अंदर जाते ही, मतलब किसी होस्ट के बॉडी के अंदर जाते ही वो लिविंग हो जाता है और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। इसीलिए उसको माना जाता है कि वो ए सेलुलर है। ठीक है। और वायरस के बारे में एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब क्यों इसको ये बोला जाता है, देखो कनेक्टिंग लिंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ना ही पूरी तरीके से लिविंग है और ना ही पूरी तरीके से नॉन लिविंग है। मतलब ये है कि अगर ये कहीं बाहर है ना, बाहर वायरस पड़ा हुआ है तो ये नॉन लिविंग रहेगा। और जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाते ही ये लिविंग हो जाता है, ये खुद जिंदा हो जाता है। इसीलिए इसको कनेक्टिव, ना ही ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। तो इसका जगह जगह से इसका लाइफ बदलता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये ए सेलुलर हो गया। अब ये वायरस जो है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमेशा ही किसी जिस होस्ट पे रहेंगे उसको हमेशा ही बीमारी कॉज करते रहेंगे। तो वायरस यही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते। जैसे आप लोग कोविड के नाम तो सुने ही होंगे, कौन नहीं जानता हो कोविड को। तो कोविड कौन सा था, कोरोना वायरस था ना। तो वो वायरस हमेशा आपको कभी फ़ायदा करता था, कभी नहीं। तो वायरस कभी किसी को फ़ायदा नहीं करता, हमेशा नुकसान ही करता है वो। तो वायरस के बारे में तो आप लोग इतना लिख ही लोगे। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक तो पूरा हो जाएगा इसका। ठीक है। अब स्ट्रक्चर विथ लेवल डायग्राम। अब देखो वायरस का स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो वायरस एक नहीं होता है, वायरस कितने, बहुत सारे टाइप के वायरस। जैसे कि आप एक वायरस का नाम सुने होंगे, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम से तो लग रहा है बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं, ये है वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं इसको। तो अगर स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आप लोग तो सबसे पहले तो इसमें लिख दोगे वायरस कई टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वायरस का स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर वायरस कई होते हैं। जैसे कि एक होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, एक तो बैक्टीरियोफेज वायरस, कोविड होता है, कोरोना वायरस, बहुत सारे वायरस होते हैं। तो ऐसे लिखो, स्ट्रक्चर बनाने के टाइम में अब कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा वायरस बनाए, कौन सा वायरस का स्ट्रक्चर बनाए।
तो आप लोग 3 से 4 वायरस का स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक बैक्टीरियोफेज हो गया, एक टीएमवी हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस, और सेकेंड एक हो गया कोविड का भी बना सकते हो, कोविड कोरोना वायरस। तो ये रहा अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग लिख सकते हो ना, इतना समझ गया तो लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो फ्रेंड्स, अपना सेकंड क्वेश्चन ये रहा और ये क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। मतलब अगर कोई वायरस किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं। जैसे इसका 2 पार्ट बनेगा। इन्फेक्टेड प्लांट कैसा दिखेगा आपको, इसके 2 सिम्टम्स नज़र आएंगे। एक तो होगा इंटरनल सिम्टम और दूसरा होगा एक्सटर्नल सिम्टम। तो देखो इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर का। अब अंदर का सिम्टम तो हमको दिखेगा नहीं, लेकिन इंटरनल सिम्टम होता है, लक्षण मतलब उसके अंदर भी दिखते हैं। और एक्सटर्नल सिम्टम वो होते हैं जो हमको नज़र आते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल सिम्टम में क्या क्या होंगे, तो एक्सटर्नल सिम्टम्स कुछ ऐसे रहेंगे कि जैसे मान लीजिए जो प्लांट है ना उसका लीफ खराब हो जाएगा, लीफ झड़ने लगेगा, लीफ पे कुछ कुछ दाग होने लगेंगे, धब्बे होने लगेंगे लिप्स पे, और स्टेम पे भी कुछ असर दिखता है। वायरस इन्फेक्ट करता है तो स्टेम पे भी मोज़ेक दिखने लगता है। जैसे टीएमवी आप लोगों ने देखा होगा ना, टीएमवी किस पे अफेक्ट करता है, लीफ पे, लीफ उसका मोज़ेक दिखने लगता है एकदम। तो वैसे ही स्टेम पे भी करता है, ठीक है। एक्सटर्नल ये हो गया हम लोग को जो दिखता है। अब इंटरनल में क्या दिखेगा हम लोग को, ये नहीं चल रहा है। इंटरनल जो होगा, इंटरनल सिम्टम्स ऐसे रहेंगे जो हम लोग को दिखेंगे नहीं लेकिन होंगे। जैसे कि एम्ब्रियो में कुछ गड़बड़ी हो गया, वायरस इन्फेक्ट करा तो एम्ब्रियो में गड़बड़ी हो गया, जो कि अब फ्रूट नहीं बनेंगे, इसमें फ्लावर नहीं बनेंगे तो फ्रूट नहीं बनेंगे। तो ये सब हो जाएंगे आपके इंटरनल सिम्टम, किसके, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट के। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब टोटल पूरा ले दे के ये है कि अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है उसमें 2 तरह के आप लोग को लक्षण देखने को मिलेंगे। एक तो बाहरी लक्षण देखने को मिलेगा और दूसरा अंदर का लक्षण। अंदर का लक्षण दिखेगा नहीं, लेकिन ये होगा कि प्लांट में फ्रूट नहीं आएंगे, क्योंकि फ्लावर नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका एम्ब्रियो पहले ही ये वायरस ख़राब कर चुका होगा। तो अपना सेकंड ये क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट में ही पूछेगा, तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग आंसर है भी नहीं, ये हमेशा शॉर्ट में ही आता है ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, आता ज़रूर है। एलयू तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम बता रहे हैं ना वो रिपीटेड क्वेश्चन है। एलयू तो इसको ना 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो अपना थर्ड क्वेश्चन ये रहा, जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर क्या होगा, जैसे ग्राम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने बैक्टीरिया को कुछ कलर बनाए और बैक्टीरिया को उसमें डाले। मतलब कौन सा बैक्टीरिया कलर हो जा रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस किया, इसीलिए उस प्रोसेस का नाम पड़ गया ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। अब उस प्रोसेस से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान हुई। अब देखो इसमें क्या क्या लिखोगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका सेल वॉल, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सेल वॉल होता है वो बहुत मोटा होता है, और एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होता है बहुत पतला होता है। तो जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होता है, मतलब थिन मतलब जिनमें पतली लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, मतलब सेल वॉल उसकी पतली होती है, उस पर क्या होता है, एक ऊपर से एक प्रोटीन की कवर चढ़ी होती है। वो प्रोटीन का क्या नाम है, लाइपोप्रोटीन। क्यों चल नहीं रहा है, उस प्रोटीन का नाम है लिपोप्रोटीन। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। हाँ, तो जो जिसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन होती है, मतलब पतली होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग जमी होती है। कौन सी कवरिंग, एक प्रोटीन की कवरिंग, और उस प्रोटीन की कवरिंग को क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन की एक कवरिंग जमी होती है,
किसके ऊपर? पेप्टाइडोग्लाइकन जिस पे थिन होता है उसके ऊपर। प्रोटीन। और देखो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिस पे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन होती है, मतलब मोटा होता है। अब वो पहले से ही मोटा है, उसके ऊपर क्या लेयर चढ़ा के क्या होगा, तो उस पर पेप्टाइडोग्लाइकन जिस पे बहुत ज़्यादा मोटा होता है ना, उसमें जो लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो यही सब डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये सब आप लोग लिख लेना कॉपी में, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अपना थर्ड क्वेश्चन ये रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। तो जैसा कि सभी को पता है कि बैक्टीरिया नॉर्मली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। वो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कई बार बोलते हैं। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एबनॉर्मल कंडीशन में रहता है ना तब करता है बैक्टीरिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? बैक्टीरिया में 3 तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है, ये ग्रीन चल ही नहीं रहा है। पहला जो टाइप होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरे जो टाइप होता है, जिस टाइप से बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और तीसरा जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होता है कॉन्जुगेशन। अब यही 3 टाइप हैं जिन प्रोसेस से बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब इन सब का मतलब क्या होता है? देखो ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया डेड कर जाता है, मान लो इन्वायरमेंट पे गिरा पड़ा है, वो डेड कर गया, तो डेड कर गया बैक्टीरिया, उसका सारा चीज़ नष्ट हो गया और जो जेनेटिक मटेरियल उसका होता है वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, ठीक ना, वहीं पड़ा रहता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बैक्टीरिया चलते फिरते आता है और वहाँ पे रुक जाता है आके, ठीक है। ऐसे रुकने के लिए नहीं आता है, ऐसे रैंडमली वहाँ पे आके अटैच हो जाता है बैक्टीरिया। अब वो जो है वहाँ पे जो पहले वाले बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है वो किस में चला जाता है? उस वाले जो दूसरा वाला आया हुआ है उसमें। तो अब देखो जेनेटिक मटेरियल का इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ क्या, तो उसी को ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा आ गया ट्रांसडक्शन तो जो है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का नाम सुना है कभी? बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया नहीं है, ये है वायरस। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है, तो उनको नुकसान पहुंचाता है ये। अब देखो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ना, ये जाके बैक्टीरिया पे बैठ जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया पे। अब बैक्टीरिया का कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इसके में बैक्टीरिया में डाल देता है, ठीक ना, क्योंकि वायरस का यही लक्षण ही होता है कि जब जहाँ पे भी जाएगा वो अपना जेनेटिक मटेरियल उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया में डाल देता है। तो कभी कभी मान लो ये रहा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए, ठीक है, और ये रहा बैक्टीरिया का खुद का डीएनए। अब कुछ देर में क्या होता है कि ये दोनों अटैच होने लगते हैं, ठीक है, अटैच होने लगते हैं। तो अब देखो अब कभी ऐसा आता है कंडीशन, ये बैक्टीरिया है, ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होगा? ये ऐसे बना। अब देखो दोनों के जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गए हैं, क्या मिक्स हो गए हैं? तो अब देखो जब दो लोगों के जेनेटिक मटेरियल मिक्स होते हैं, बस उन्हीं को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ क्या? 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, दोनों के जेनेटिक मटेरियल क्या हुए? एक दूसरे से मिल गए। अब इन्हीं को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये कौन से टाइप का है? ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज वायरस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है बैक्टीरिया में होता है ये, जिसमें 2 बैक्टीरिया पास आते हैं, ठीक है, 2 बैक्टीरिया पास आते हैं। मान लो ये एक बैक्टीरिया हो गया, ये दूसरा बैक्टीरिया हो गया। अब ये पास आते हैं, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बनता है, अब ये नहीं कि ट्यूब बन जाता है, ये है ना कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, ठीक है, कनेक्शन तो होता है। तो इस जो ट्यूब का नाम है
इसको कहते हैं कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसको कॉन्जुगेटिंग, अब ये एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में एंट्री कर जाता है। किस रास्ते? कॉन्जुगेटिंग ट्यूब के रास्ते। या तो इसका इधर जाएगा या तो इसका इधर जाएगा। अब जाएगा तो ज़रूर मिलेगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। ये इधर गया तो क्या हुआ, ये ब्लू वाला इसके में मिल गया, ठीक ना, तो अटैच हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो तीनों में आप देख रहे हो दो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो रहा है, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? बैक्टीरिया में। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे रफ करते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है आपको। मतलब बैक्टीरिया को कहाँ कहाँ यूज़ करके हम उससे पैसे कमा सकते हैं। तो देखो बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। मतलब इसका बहुत सारे यूज़ करके पैसे कमाया जा सकता है। जैसा कि पहला जो यूज़ है वो है फूड में। अब देखो खाने में हम लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का। कैसे? डायरेक्ट तो नहीं खाते हैं। देखो बैक्टीरिया का यूज़ होता है, जैसे आप लोग दही खाए हो, दही, तो दही किससे बनता है? बिना बैक्टीरिया का दही बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे बैक्टीरिया के हेल्प से क्या होता है? दही बनता है, योगर्ट बनता है, चीज़ बनता है। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से बनती हैं, ठीक है। अब इसका और यूज़ है मेडिकल यूज़। मेडिकल यूज़ हो गया इसका। तो मेडिकल यूज़ में क्या होता है? जितने भी हमारे वैक्सीन्स बनते हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स, उनमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के यूज़ से ही मेडिसिन बनते हैं, वैक्सीन बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी बनते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। और जो थर्ड जो इसका यूज़ है वो किस में होता है? एग्रीकल्चर में। अच्छा, एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ होता है बैक्टीरिया का? देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया का नाम सुने हो नाइट्रोजन फिक्सेशन का? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है? ये बैक्टीरिया ही करवाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसमें? जो हमारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं ना, दलहनी पौधे, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो वो शायद काम ही नहीं करेंगे, वो शायद बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। जो फोर्थ अपना एप्लीकेशन है वो कहाँ होता है? इंडस्ट्री में। अब देखो इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में ये होता है कि बैक्टीरिया वहाँ पे भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कपड़े बनाने में, ठीक है। कपड़े बनाने में इंडस्ट्री में। अच्छा देखो लेदर, देखो ना, लेदर जो चमड़े होते हैं गाय भैंस के, वो सब जाते हैं ना इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जाने के बाद उनमें कुछ बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया के अंडर उनको रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया अपना काम करें। जो उनके यूज़ का चीज़ है वो सड़ा गला दें, और जो हमारे यूज़ का चीज़ है वो बैक्टीरिया नहीं सड़ा पाएंगे। तो इंडस्ट्री में भी उसका यूज़ होता है। किसका? बैक्टीरिया का। लेदर वेदर के कपड़े बनाने में, जैकेट्स वगैरह बनते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब लाइकेंस, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस तो हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस वो होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। किसके किसके साथ? एल्गी और फंजाई के साथ, ठीक है। एल्गी और फंजाई के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं उन्हीं को ही लाइकेंस बुलाया जाता है, ठीक है। तो लाइकेंस, अच्छा लाइकेंस थैलस क्या होता है? यहाँ पे थैलस जो लिखा हुआ है, लाइकेन की बॉडी को थैलस बोलते हैं। थैलस ही होता है उसका बॉडी। क्या होता है थैलस का मतलब? मान लीजिए हमारा बॉडी है ना, तो उसमें हैंड, लेग्स, फिंगर सारे अलग अलग डिफ्रेंशिएट है, मतलब दिख रहे, पहचान पा रहे हैं हम लोग, ये हाथ है, ये पैर है। और जो लाइकेन का बॉडी होता है ना, वो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, वो बस एक ही चीज़ रहेगा, ऐसे कुछ हम लोग मतलब पहचान नहीं पाएंगे कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, ठीक है। सारे एक ही तरह सिमिलर ही रहेंगे, तो उन्हीं को थैलस बोलते हैं। अब थैलस कैसे बना होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको आप लोग को यहाँ पे डिफाइन करना है। और उसमें रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? रिप्रोडक्शन लाइकेंस में सेक्सुअल भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं। अच्छा लाइकेंस होते क्या हैं? लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं किसके किसके बीच? एल्गी एंड फंजाई। अच्छा जो एल्गल पार्टनर होता है ना लाइकेन का जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन्ट।
और जो फंजाई वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोन्ट। अच्छा देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना माइक्रोबायोन्ट किसको होता है, तो माइक्रो जहाँ भी आप लोग कहीं भी पढ़ो, अपर क्लास या लोअर क्लास में कहीं भी पढ़ोगे, माइको जहाँ भी वर्ड आएगा ना उसका मतलब फंजाई होता है। ठीक है, माइको मतलब फंजाई, और फाइको मतलब प्लांट से रिलेटेड होता है। तो प्लांट, लाइकेन प्लांट, एल्गी प्लांट है क्या? हाँ, एल्गी प्लांट का ही सबसे छोटा वाला ग्रुप है। सबसे लो डेवलप जो होता है प्लांट होता है उसको एल्गी बोलते हैं। तो वही मतलब फाई जहाँ वर्ड आएगा ना उसको प्लांट से रिलेटेड रहेगा, और प्लांट कौन सा? एल्गी है। तो इसको फाइकोबायोन्ट और माइक्रोबायोन्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फंजाई वाला पार्ट है ना, लाइकेन का जो फंजाई वाला पार्ट, दोनों मिल के काम करते हैं। ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है लाइकेन में। देखो, ये जो है वो खाना ऊपर पहुंचाता है। ये फंजाई वाला पार्ट होता है ना, ये खाना ला के किसको देता है? एल्गी को। और एल्गी क्या करता है? ये रॉ मटेरियल ला के देता है, और एल्गी फिर उसको प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है। क्योंकि आप लोग को पता है प्लांट है ये, एल्गी प्लांट ही है। प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, और फंजाई में तो होता नहीं है। इसीलिए फंजाई में एक कैरेक्टर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है। तो फंजाई क्या करता है कि अर्थ से एब्जॉर्ब करता है। क्या? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, मिनरल कर लेगा, ये सारे एब्जॉर्ब करके कहाँ देता है? एल्गी को देता है। अब एल्गी क्या करता है? उससे वाटर मिनरल से मिला के क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब फूड बनाता है अपना। अब भोजन बन जाता है, दोनों एंजॉय करते हैं अपना। ठीक है, लाइकेन यही था, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लाइकेन से ही रिलेटेड है। तो रोल ऑफ लाइकेन्स इन इन्वायरमेंट, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, लॉन्ग में इसका कोई शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछता है। देखो, रोल ऑफ लाइकेन्स इन इन्वायरमेंट पर लाइकेन्स का क्या रोल है? तो यही 3-4 इसके रोल्स होते हैं। जैसा कि पहला रोल है, ये होता है सेंसिटिव होता है। किसके सेंसिटिव? एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है ना, पॉल्यूशन के सेंसिटिव होता है। पॉल्यूशन सेंसिटिव होता है। अब सेंसिटिव का मतलब, मान लो जहाँ पे भी नाइट्रोजन या फिर सल्फर जहाँ पे भी रहेगा ना, वहाँ पे लाइकेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा लाइकेंस। और लाइकेंस कहाँ पे? जहाँ सल्फर और नाइट्रोजन रहेंगे। तो ये हो गया। तो वही देख पता किया जाता है कि यहाँ पॉल्यूशन है कि नहीं, नाइट्रोजनस पॉल्यूशन है कि नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइकेन नहीं रहेगा। ठीक है। अब दूसरा जो होता है इंडस्ट्री में। अच्छा देखो, इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है इसका, लाइकेंस का? अच्छा, लाइकेंस जितने भी आप लोग देखोगे ना, जितने भी खुशबूदार सामान बने रहेंगे, जैसे कि परफ्यूम, क्रीम्स, अगरबत्ती वगैरह, जितने भी महकने वाले प्रोडक्ट बने रहेंगे ना, उन सब में लाइकेंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो लाइकेंस का एक ये भी यूज़ हो गया। अच्छा, एक और यूज़ होता है इसका, कहाँ पे? हैबिटेट। अब ये नहीं कि यहाँ पे इसके हैबिटेट का वो डिफाइन किया जा रहा है। ये हैबिटेट ये है कि रहने का स्थान। ठीक है, रहने का स्थान बनाता है कौन? एल्गी। अब कैसे बनाता है? बर्ड्स देखे हो? बर्ड्स क्या करते हैं? अपने नेस्ट बनाते हैं ना, घोंसला बनाते हैं। तो घोंसले के लिए तिनका इधर उधर से सूखा खरपतवार उठा के ले जाते हैं कहीं पे बनाने। ठीक ना। तो ये एल्गी को भी, मतलब जो सूखे एल्गी रहते हैं, जो एल्गी ज़मीन पे पड़े सूख गए हैं, उनको भी बर्ड्स क्या करते हैं? उठा के ले जाते हैं अपने नेक्स्ट बनाने के लिए। ठीक ना, अपना घोंसला बनाते हैं कौन? पंछी। ठीक ना, इसका ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो यही 3-4 यूज़ है इसका, बस इससे ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं। और ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जा रही थी, इसीलिए हमने सारे क्वेश्चंस एक साथ लिख दिए और इसे जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना बने और बोरिंग ना हो। तो देखिए, ये वाला डिस्कस हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 है लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया। अच्छा, पॉलीसिफोनिया होता क्या है? पॉलीसिफोनिया एक रेड एल्गी है। ठीक है, पॉलीसिफोनिया क्या है? रेड एल्गी है। अब रेड एल्गी किस क्लास में आते हैं? रोडोफाइसी। तो उसी का हम लोग को डिस्कस करना क्या? लाइफ साइकिल। उसके लाइफ साइकिल डिस्कस करना है पॉलीसिफोनिया। इसका शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, हमेशा आएगा, देख लेना। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक ना, पॉलीसिफोनिया लाइफ साइकिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर यूकैरियोट्स, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। अब देखो, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 9th क्लास से ही हम लोग यूकैरियोट और प्रोकैरियोट पढ़ते आ रहे हैं।
ये क्वेश्चन तो आई थिंक किसी को समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये हमेशा से आप लोग को आता है और कर लोगे। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ईच सेल, मतलब दोनों के, एक प्रोकैरियोट का और एक यूकैरियोट का डायग्राम बनाना है। और डिफरेंस तो इसमें आप लोग मतलब 32 का 32 पेज भर सकते हो सिर्फ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में लिख के, ठीक ना, इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है पैरासिटिक और दूसरा क्या होता है? सेप्रोफिटिक। ये तो आप लोग को पता ही है पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। पैरासाइट क्या होता है? जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के उस ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज करते हैं और अपना खाना उस एनिमल से प्राप्त करते हैं, उसे पैरासाइट कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस सेप्रोफिटिक में ये होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फंजाई जाता है और उसको और ज़्यादा जल्दी सड़ा के अपना वहाँ से जितना भी मतलब अपना इसके खाने का जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को कहते हैं सेप्रोफिटिक। मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये फीड करता है, सेप्रोफिटिक फंजाई। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर सिम्पटम्स एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन एंड ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। अच्छा, तो ये सिम्पटम बताना है, लक्षण बताना है, कौन सा लक्षण और कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म ये दोनों बीमारी कॉज करते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन मतलब शुगर कैन में जो रेड रॉट बीमारी होती है वो कौन सा कॉज करता है? तो वो करता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम और अंडरलाइन करे बिना तो नहीं जाना है ना। हाँ, तो ये जो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन है वो किसके वजह से कॉज होता है? वो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ये क्या है? एक फंजाई है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है वो बीमारी कौन कॉज करता है? पक्सिनिया ग्रेमिनीज। तो पक्सिनिया ग्रेमिनीज और कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के बारे में इसमें लिखना है और इसके कुछ लक्षण कौन कौन से होते हैं। गन्ना में क्या होता है? लाल हो जाता है। और ये व्हीट में क्या होता है कि मतलब इसके स्टेम में और लीफ में रस्टिंग जैसे छूटने लगता है, मतलब स्टेम इसका टोटली ख़राब हो जाता है, ठीक ना। किसमें? तो हाँ, ये सही हो गया, समझ में आ गया। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम और पक्सिनिया ग्रेमिनीज यहाँ पे अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपना 12th और लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे? टीएमबी, वायराइड, फर्मेंटेशन, बैक्टीरियोफेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल। अच्छा, तो अब टीएमबी क्या होता है? टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। ये वायराइड क्या होता है? ये भी आपका यूनिट फर्स्ट में है, ये दोनों यूनिट फर्स्ट का है, वायराइड भी और टीएमबी भी। तो ये सब तो आप जानते ही हैं, पढ़े ही होंगे यार, और नहीं पढ़े हो तो देख लो, इससे बाहर कुछ भी आएगा ही नहीं, यही सब आएगा पेपर में। फर्मेंटेशन क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये तो हमने बताया ही, अभी ऊपर 2-3 क्वेश्चन में बताया है, ये वायरस होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सब शॉर्ट नोट मतलब 1 पेज में लिख सकते हो इसको, आधा पेज 1 पेज में। ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल, तो ग्लोब्यूल क्या होता है और न्यूक्यूल क्या होता है? ये दोनों ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किसके? एल्गी के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बस ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या इनके स्ट्रक्चर में हल्का हल्का डिफरेंस होता है। एक तो टोटल सर्कुलर होगा और एक तो कुछ ऐसा टाइप का होता है, कॉमा शेप या जैसे बना लो। ग्लोब्यूल एकदम सर्कुलर होता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस होता है क्या न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल में। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का सीरीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन भी हैं एलयू के लिए। तो इससे बाहर तो कुछ आने से रहा आपको आपकी यूनिवर्सिटी में। बॉटनी का जो इतना क्वेश्चन बताया गया ना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस और सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।